Hello everyone, welcome to Newton. So today we are going to do RC plus parajumbles. In this session, I will be taking one set of RC and there are 5 to 6 questions. Okay, and then we will be taking two sets of parajumbles that are of moderate to difficult level. Okay, तो इनको हम आज देखेंगे. ठीक है. ओके, एंड जो आपका जो PDF है that is already been provided to you in the Telegram group. ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको यही सलाह दूंगा मैं, ठीक है, कि आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, बिकॉज दिस PDFs आर प्रोवाइडेड अ डे बिफोर योर एक्चुअल क्लास. ओके, सो दैट यू कैन solve it yourself and you are familiar with the topic. Okay, and if you have any doubt you can come and see this lecture. Okay, and you can clear your doubts. Okay, तो इसमें हम एक RC लेंगे जो हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है. ठीक है, एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्यों है? बिकॉज इसमें जो हमने ऑप्शंस लिए हैं, ठीक है, वो न्यू पैटर्न पे लिए गए हैं. ठीक है, और न्यू पैटर्न में क्या है, आज की डेट में कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका एक सेंटेंस में आपका आंसर नहीं होता है, उसमें आपके 2 या 3 ऑप्शंस को मिला के भी आपके आंसर किए जा सकते हैं, एंड इवन 1 and 2 ऑल्सो. ओके, तो इस तरीके का हमारा आज के डेट में क्वेश्चन आता है. सो दैट इज वाई दिस RC इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, and yes, of course this can be expected in the upcoming exams, okay, like SBI PO, IBPS PO and other exams as well. Okay, and then we will be taking 2 sets of parajumbles and both are of moderate to difficult level. Okay, तो शुरू करते हैं आज का हम सेशन. ठीक है, तो ये जो पहला जो हमारा जो RC जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये RC में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये RC आपका किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट्स. ओके, तो साइंटिस्ट के बारे में ही ये टोटल आपका पैसेज है. ठीक है, और उनको क्या बताया जा रहा है? दैट दे आर बेसिकली इमोशनल पीपल. ओके, दे आर इमोशनल पीपल एंड वंस दे स्टम्बल इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू पुल देमसेल्व्स टुगेदर. ठीक है, तो क्या होता है कि साइंटिस्ट का तो पता है कि साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, उनको नए नए चीज को खोज करना पड़ता है. ठीक है, तो उनका तो यही काम होता है. ठीक है, बट अगर कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो अगर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं एंड इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू if they are not able to be successful, okay, in that project, तो उसके वजह से क्या होता है? they stumble, okay, and because of that उनको क्या होता है? सेल्फ डाउट होने लगता है. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने इतना समय या उतना उसमें समय और अपना मेहनत उसमें दिया है. ठीक है, बट उसके बावजूद उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है. ठीक है, सो दैट इज वाई दे गेट डिमोटिवेटेड. ठीक है, तो स्टम्बल होने का मतलब ये होता है कि दे गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए. ठीक है, बिकॉज साइंटिस्ट के लिए तो वही सब चीज़ है उसके लिए. ठीक है, उसका लाइफ सब चीज़ वही है उसका. ठीक है, ओके, और इसमें क्या बता रहा है कि सेटबैक्स की वजह से क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं. ये तो नेचुरल सा चीज़ है और ये जो है हमेशा से ही एक इनहेरेंट पार्ट ऑफ द करियर रहा है साइंटिस्ट लोग का. ठीक है, क्योंकि सेटबैक्स होंगे तो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे. ठीक है, एंड उस डिसअपॉइंटमेंट्स को ओवरकम करने के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है. ठीक है, ओके, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि आई डोंट वांट माय साइंटिस्ट टू फेस डिसअपॉइंटमेंट्स अलोन. ठीक है, क्या होता है कि अगर आप जब फेलियर होता है और अगर आप उसको अकेले उसको फेस करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है? आप एक डिप्रेशन में चले जाओगे. ठीक है, आपका जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगा, वो जो एफिकेसी आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो what he wanted was that he wanted to ensure that none of them set their goals when they were at low. ठीक है, तो अगर ऐसे समय पे आप अपने गोल्स को सेट करते हो जब आप अपने लाइफ के सबसे लो पे होते हो. ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग आपका जो स्टैंडर्ड है अगर उस पे रहते हो. ठीक है, तो अगर उस समय आप किसी गोल को सेट करोगे सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर योर करियर एंड योर फ्यूचर टू. ओके, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को ही अगर लो सेट करोगे तो फिर आप हाई कैसे राइज करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड बात हो रहा है. ठीक है, और इस चीज को इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ठीक है, एक साइंस काउंसिल का क्रिएशन किया गया. इट वाज क्रिएटेड, साइंस काउंसिल वाज क्रिएटेड. ओके, एंड ये साइंस काउंसिल किस तरीके का था? ये एक पंचायत की तरह काम करता था. ठीक है, एक पंचायत टाइप का था. ठीक है, पंचायत इसमें क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पंचायत में हम जाके क्या करते हैं? we go and we discuss about some matters, okay, that are common to the people. okay, तो पंचायत का तो यही काम होता है. ठीक है, तो ये क्या था? एक तरीके का साइंस पंचायत था, मतलब साइंस काउंसिल था, मतलब साइंस पंचायत था. ठीक है, एंड वहां पे क्या करते थे लोग? दे वुड कम सिट टुगेदर एंड टेक सम कॉमन डिसीजंस. ठीक है, तो वहां पे आके कुछ कॉमन डिसीजंस लेंगे. ठीक है,
तो ये कॉमन पार्ट तो ऑफ कोर्स इसमें रहेगा, बिकॉज ये इसको पंचायत इसीलिए तो कहा जा रहा है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हम किसी कॉमन चीजों को लेके हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, और ये जो साइंस काउंसिल था वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता था? इट वाज हेल्ड एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, एंड ऑल द साइंटिस्ट लाइक जूनियर, सीनियर, वेटरन्स, फ्रेशर्स, ओके, तो सभी एक जगह आकर आपका मिलके बैठते थे एंड दे वुड लेट ऑफ स्टीम। लेट ऑफ स्टीम मतलब जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर वो किसी चीज पे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू बी सक्सेसफुल इन दैट, कोई प्रोजेक्ट अगर उनका नहीं सही से जा पा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड वहां पे आके वो अपना दे वुड लेट ऑफ देयर स्टीम, ठीक है, अपना जो मन का भड़ास है वो बाहर निकालते थे, ठीक है। तो ये इसलिए रखा गया था ताकि लोगों का मेंटल जो हेल्थ है वो सही रहे, ठीक है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हाउ विल दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज, हाउ विल दे वर्क एफिशिएंटली, ओके, तो ये तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पहला मीटिंग जो काउंसिल का हुआ, इट वाज इवेंटफुल, ओके, इट वाज इवेंटफुल, ओके, और इसमें क्या हो गया, आफ्टर अ स्पेल ऑफ हाफ हार्टेड इंक्वायरीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, वन सीनियर साइंटिस्ट एम.एन. राव shot a straight question. On what basis did you select these 5 पांडवास? He meant the project directors. Okay. तो यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? पांडवास किनको रेफर किया जा रहा है? एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट के तो डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या पांडवास मतलब क्योंकि 5 लोग होंगे इसलिए उनको पांडवास कहा जा रहा है, ठीक है, उनको उस तरीके से डिनोट किया जा रहा है। एक्चुअल में वो पांडवास नहीं है, पांडवास तो हमारा आपका महाभारत में था, ठीक है, तो यहाँ पे इनको पांडवास के तरीके से इनको डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक सीनियर साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? एम.एन. राव है, ठीक है, और यहाँ पे साइंस काउंसिल में सब कोई अपना अपना इंक्वायरी कर रहा था कि हाँ किस चीज पे काम कर रहे हो, क्या डाउट है क्या नहीं, तो इन सब चीजों को लेकर बात हो रही थी। तो अचानक से एम.एन. राव खड़े होते हैं और कहते हैं कि वाई डिड यू सेलेक्ट दिस 5 पांडवास, ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस, आप किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किए हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि he knew the answer because he was expecting this question, ठीक है, and he wanted to tell that all these 5 पांडवास married to द्रौपदी of positive thinking, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पांडवास और द्रौपदी की बात क्यों हो रही है, ठीक है, तो पांडवास किनको बताया जा रहा है? इनको बताया जा रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताया जा रहा है पांडवास, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को पांडवास कहा जा रहा है, ठीक है, एंड दे मैरिड टू द्रौपदी। तो द्रौपदी इसको यहाँ पे किस तरीके से रेफर किया जा रहा है? इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है इन हैंड जिसपे वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी कहने का मतलब क्या है कि दे वर डिवोटेड टू देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, द्रौपदी जो थी उनकी वाइफ थी पांडवास की, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक पांडवास ने द्रौपदी से मैरी किया था, उसी तरीके से ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो 5 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, दे हैव मैरिड टू दिस प्रोजेक्ट, दे हैव गिवन देयर लाइफ एंड स्वेट टू दिस प्रोजेक्ट, ओके। तो यही बोलने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टेड आई टोल्ड राव टू वेट एंड सी, आई हैड चोजन देम टू बी इन चार्ज ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम वेयर न्यू स्टॉर्म्स वुड अराइज एवरी डे, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैंने राव को कहा, ठीक है, तो ऑथर जो है वो मिस्टर एम.एन. राव को कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वो कि आई हैड चोजन देम टू बी इन चार्ज ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के इंचार्ज थे एंड वेयर न्यू स्टॉर्म्स वुड अराइज एवरी डे, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड अगर उस टाइप के प्रॉब्लम को दिखने को मिलेगा तो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें क्या बताया जा रहा है दैट एवरी टुमारो आई टोल्ड राव टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू दिस enthusiastic people, the Garwals, the Prahlads, the Iyyars and the Saraswats, okay। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर दिन, ठीक है, तो हर दिन उनको एक नया अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ठीक है, आई विल गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू दिस एंथुजियास्टिक पीपल, और ये एंथुजियास्टिक पीपल किनको बताया जा रहा है? गढ़वाल को बताया जा रहा है, प्रहलाद को बताया जा रहा है, अयर्स को एंड सारस्वत को बताया जा रहा है, ठीक है, टू गेन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन देयर गोल्स एंड अ स्ट्रांग होल्ड ऑन देयर कमिटमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर वो साइंटिस्ट है, उनका कोई एक गोल है, ठीक है, तो गोल है तो अगर उस चीज के बारे में अगर सब अपना इनपुट्स देंगे तो क्या होगा? ज्यादा एफिशिएंट होगा ना, ठीक है, एंड सिंस दे आर एंथुजियास्टिक पीपल, ठीक है, तो उनका जो इनपुट्स है वो क्या है? इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, ओके। और आगे क्या बता रहा है? पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ प्रोडक्टिव लीडर, प्रोडक्टिव लीडर कैसे बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन अ प्रोडक्टिव लीडर मस्ट बी वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए। इन स्टाफिंग, तो कॉम्पिटेंट किस में होने चाहिए? स्टाफिंग में, मतलब कि जिनको वो हायर कर रहे हैं, ठीक है,
तो उनको बहुत सोच समझ के उनको हायर करना चाहिए, ठीक है। एंड ही शुड कंटिन्यूअली इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो न्यू ब्लड को क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज जो नया ब्लड आएगा तो मतलब कि न्यू अगर ज्वाइनीज आएंगे तो क्या होगा, न्यू ज्वाइनीज आएंगे तो उनका इनपुट्स भी, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू ब्लड से कहने का मतलब है न्यू ज्वाइनीज को कहा जा रहा है, ठीक है। ही मस्ट बी अडेप्ट एट डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिव लीडर होता है सो ही इज अडेप्ट इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोई अगर नया कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर वो क्या, उसके ही इज अडेप्ट टू डील विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो इसी को तो कहते हैं हम प्रोडक्टिव लीडर कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या बताया जा रहा है, दैट द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय एन R&D ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स अमंग अ वाइड वैरायटी ऑफ नोन एंड अननोन पैरामीटर्स, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ्स मतलब क्या होता है कि टसल, ट्रेड ऑफ्स मतलब टसल, ठीक है। दो आपका डिपार्टमेंट होगा, उनके बीच में कुछ ट्रेड ऑफ्स होंगे, कुछ टसल होगा। वो बोलेगा कि हम ये नहीं करके देंगे, वो बोलेगा हम ये नहीं करके देंगे, ठीक है। तो एक R&D का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ट्रेड ऑफ्स का, ठीक है। एंड दे कैन बी फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ नोन टू अननोन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हो सकता है वो नोन हो और हो सकता है वो अननोन भी हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्किल इन हैंडलिंग दिस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज इज इंपॉर्टेंट इन अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आपके पास वैसा स्किल नहीं होगा, आप इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या एंटिटीज को अगर आप नहीं अच्छे से देख पाओगे, ठीक है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए उसका स्किल का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। द लीडर मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंस्टिलिंग इंथुजियाज्म इन हिज टीम, ठीक है। इसमें समझाने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ही शुड गिव अप्रोप्रिएट क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, प्रेज पब्लिकली एंड क्रिटिसाइज प्राइवेटली, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेट, ठीक है। कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर किसी का क्रेडिट ड्यू है, ठीक है, तो आप उसको क्या करिए, प्रेज करिए, पब्लिकली प्रेज करिए। अगर वो कुछ गलती करता है तो आप उसको प्राइवेट में जाके क्रिटिसाइज करिए, उसको बताइए कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये कोई XYZ कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो सीनियर ऑफिसर है, अगर आप सही भी करोगे तब भी गाली खाएंगे, ठीक है, अगर आप गलत करोगे तब तो गाली खाना ही खाना है, ठीक है। तो अगर आप उस टाइप के कोई लेबर कूली खलासी तो हो नहीं, ठीक है, कि जो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेट होता है, ठीक है, कि अगर आप किसी को, अगर आप चाहते हो कि ही वर्क्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू प्रेज हिम पब्लिकली, ठीक है। और आज के डेट में जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर ये सब ट्रेट्स जो है मिसिंग होता है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि वी आर स्लेव्स, ठीक है, और वो चाहते हैं कि हाँ हम किसी तरीके से उनसे काम करवा लें, ठीक है, और उनको क्रिटिसाइज करके काम करवाएं, उनको कभी भी मोटिवेट नहीं करें, ठीक है। ये उनके अंदर सबसे बड़ा एक नेगेटिव ट्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रेट होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो, ठीक है, फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस केम फ्रॉम अ यंग साइंटिस्ट, ठीक है। तो एक यंग साइंटिस्ट है और उसने एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम गोइंग द डेविल्स वे, ठीक है। तो देखिए, ये डेविल्स वे कहने का मतलब क्या है, डेविल्स वे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो R&D पे जो काम कर रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कुछ ना कुछ एक नया चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे जो आपका इट इज फॉर योर कंट्री, दे आर वर्किंग फॉर योर कंट्री, ठीक है। और अगर ये किसी के गलत हाथ में चला जाएगा, ओके, तो क्या होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेविल्स वे, ठीक है। तो हाउ विल यू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम गोइंग द डेविल वे, ठीक है। आविष्कार जो है वो तो अच्छी चीजों के लिए किया जाता है, मगर उस आविष्कार का दुरुपयोग करने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड डेविल्स वे, ओके। आई एक्सप्लेन टू हिम द फिलॉसफी बिहाइंड IGMDP. It begins with a design and ends in deployment. The participation of the production centers and users agencies right from the design stage has been ensured, and there was no questions of going back till the missile systems had been successfully deployed in the battlefield, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो उसको कैसे इंश्योर करेंगे, सो दैट इट डज नॉट गो इनटू द रॉन्ग हैंड, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे इसी का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, while the process of forming teams and organizing work was going on, I found that the space available at DRDL was grossly inadequate to meet the enhanced requirements of the IGMDP, ठीक है। तो IGDMT कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है,
और उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो IGDMP के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको मीट करने के लिए बताया जा रहा है कि स्पेस उतना अवेलेबल नहीं है, इट इज इनएडिक्वेट, ठीक है। सम ऑफ द फैसिलिटीज वुड हैव टू बी लोकेटेड एट अ नियर बाई साइट, कहीं पे एक सामने का कोई नियर बाई साइट पे वहां पे उनको लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज को, बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट स्पेस। द मिसाइल इंटीग्रेशन एंड चेकआउट फैसिलिटी बिल्ट ड्यूरिंग द डेविल्स फेज consisted only of a 120 स्क्वायर मीटर शेड थिकली पॉपुलेटेड विद पिजियंस, ठीक है। तो बताया क्या जा रहा है कि जो मिसाइल इंटीग्रेशन का जो फैसिलिटी है, ठीक है, तो वो सिर्फ 120 स्क्वायर मीटर का ही था, ठीक है, एंड इट वाज पॉपुलेटेड विद पिजियंस, ठीक है। तो कोई भी अगर खाली जगह रहता तो पिजियंस तो वहां पे अपना बसेरा बसा ही लेते हैं, ठीक है। वेयर वाज द स्पेस एंड द फैसिलिटी टू इंटीग्रेट द 5 मिसाइल्स व्हिच वुड अराइव हियर शॉर्टली, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन ये जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और ये 5 मिसाइल्स जो है वो आपका शायद कोई एक प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये जो स्पेस है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेस तो चाहिए जहां पे उन 5 मिसाइल्स को लाके हम इंटीग्रेट कर सकें, उनको एक तरीके से हम उनको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो दैट वुड अराइव शॉर्टली, और वो तुरंत ही आने वाला होगा, ठीक है, बहुत ही कम समय बचा होगा, ठीक है। तो उसके बीच उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि द एनवायरमेंट टेस्ट फैसिलिटी एंड द एवियोनिक्स लैबोरेटरी वेयर इक्वली क्रैम्प्ड एंड इल इक्विप्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके लिए कोई जगह बच ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो स्पेस है वो आपका क्या है, क्रैम्प्ड है, मतलब स्पेस नहीं है, ठीक है, एंड इल इक्विप्ड मतलब जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई विजिटेड नियर बाई इमरात काचा एरिया, ठीक है। तो कोई एरिया के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम है इमरात काचा एरिया, ठीक है, एंड इट वो यूज्ड टू बी द टेस्ट रेंज फॉर एंटी टैंक मिसाइल्स डेवलप्ड बाय DRDL डेकेड्स अगो, ठीक है। तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता था, एज अ टेस्ट रेंज फॉर एंटी टैंक मिसाइल्स, ओके। द टेरेन वाज बैरन, ठीक है, बैरन एरिया था, मतलब कि वो कोई फर्टाइल एरिया नहीं था, एंड देयर वर हार्डली एनी ट्रीज, कोई भी ट्रीज वहां पे नहीं थे, ठीक है, एंड इट वाज डॉटेड विथ लार्ज बाउंड्रीज टिपिकली ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। I felt as if there was some tremendous energy trapped in those stones, ठीक है। तो ऐसा क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज वो एक टेस्ट फैसिलिटी था, ठीक है, तो इसीलिए उसको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। I decided to locate the integration and checkout facilities needed for the missile projects here for the next 3 years. This became my mission, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि ये जो इमरात काचा एरिया था, तो डैट बिकेम माई मिशन, मतलब डैट बिकेम माई एरिया वेयर आई विल बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 3 years, ठीक है। ओके, सो ये हमारा जो है आरसी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, तो क्या इन्फर किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसके अलावा फिर हमें नीचे दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन से आंसर ना हो, ठीक है, 1 या 2 या 3 ऑप्शंस को मिला के भी हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या इन्फर किया जाता है पैसेज से, तो हमने पैसेज तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और डिटेल में हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हमें इनका आंसर करने में आसानी हो, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, इमोशंस आर ड्रॉबैक्स फॉर साइंटिस्ट्स, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में बताया जा ही रहा है, ठीक है, दैट इमोशंस आर ड्रॉबैक फॉर साइंटिस्ट, ये तो कहा ही जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, साइंटिस्ट्स फेल टू पुल देमसेल्व्स टुगेदर व्हेन दे स्टम्बल, ठीक है। तो बोल रहा है कि दे साइंटिस्ट फेल टू पुल, मतलब अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं बात किया जा रहा है, ऐसा बात किया जा रहा है क्या, नहीं, स्टम्बलिंग की बात हो रही है, मगर ये नहीं कहा जा रहा है कि दे फेल, ठीक है। ये जो फेल जो यूज किया गया है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल देमसेल्व्स टुगेदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हताश निराश होकर जान दे देते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये तो सही है हमें दिख रहा है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट शुड बी हेल्प्ड बाय फेलो साइंटिस्ट्स टू ओवरकम सेटबैक्स, ठीक है, जरूरी है, अगर आप फेलो साइंटिस्ट अगर एक दूसरे को अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वो अपने सेटबैक से कैसे ओवरकम करेंगे, ये तो बात सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ऐसा तो बात हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है 1 और 3, तो 1 और 3 का कहीं दिख रहा है, ओके, ये जो ऑप्शन डी है हमारा 1 और 3 ये सही होगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गोल सेटिंग शुड नॉट बी डन व्हेन वन इज एट अ लो एब, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कहा गया था कि गोल सेटिंग शुड नॉट बी डन व्हेन वन इज एट अ लो एब, मतलब जो अपने लाइफ के लो पे है, ठीक है, तो उस समय अपने गोल को हम सेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
पूछ रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो ये क्यों इन्फर किया जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखते हैं इसमें 3 ऑप्शन से क्या बोल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स आर लाइकली टू रिटार्ड अ पर्सन्स थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अगर उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट सबको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इट विल रिटार्ड अ पर्सन्स थिंकिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली बात है, वो सोचने लगेगा कि मैं शायद इस काम के लायक नहीं हूं, या मैं इतना एफिशिएंटली नहीं हूं, या फिर मैं उतना अच्छा साइंटिस्ट नहीं हूं, ठीक है। तो जब इस स्टेट में चल जाओगे तो इसी स्टेट को कहा जा रहा है रिटार्ड, ठीक है, लाइकली टू रिटार्ड अ पर्सन्स थिंकिंग कैपेसिटी। उसका थिंकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट क्या है, सेटबैक्स लिमिट अ पर्सन्स परसेप्शन अबाउट हिज पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो किसी चीज में अगर सक्सेस नहीं ले पा रहा है तो उसका क्या होगा, इट विल, वो तो सेटबैक है, ठीक है, तो इट विल लिमिट अ पर्सन्स परसेप्शन अबाउट हिज पोटेंशियल। उसको अपने गुणवत्ता पे उसको शक होने लगेगा कि हाँ क्या मैं उतना गुणी हूं या नहीं हूं, ठीक है, क्या मैं उतना वैल्यूएबल हूं या नहीं हूं, ठीक है, तो उसको अपना उस चीज पे शक होने लगेगा, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन ऑन हिज ओन कांट थिंक ऑन रीजनेबल टर्म्स। ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ है कि ही कैन नॉट थिंक ऑन रीजनेबल टर्म्स, ऐसा बात तो कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो गलत है। तो 1 और 2 कहां पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द साइंस काउंसिल। तो साइंस काउंसिल के बारे में क्या इन्फर किया जा सकता है पैसेज से, हमें वो देखना है, ठीक है। तो साइंस काउंसिल के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। सर्व्ड इट्स पर्पस, ठीक है, साइंस काउंसिल का क्रिएशन क्यों किया गया था, ठीक है, इसको एक क्या बताया गया था पैसेज में कि इट इज जस्ट लाइक अ पंचायत, ठीक है। और ये पंचायत में क्या होता था, जितने जूनियर सीनियर जितने वेटरन्स थे, जितने यंग ब्लड थे, उनको बुलाया जाता था, ठीक है, एंड दे वुड डिस्कस ऑन सम कॉमन टॉपिक। ओके, और उसका कॉमन टॉपिक पे जब वो डिस्कस करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो यूज्ड टू लेट ऑफ देयर स्टीम, मतलब अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको लेट गो करने के लिए वो साइंस काउंसिल का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, दैट इट सर्व्ड इट्स पर्पस, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं बताया जा रहा है कि हाँ जो पंचायत का जो निर्माण किया गया था तो इट डिड नॉट सर्व इट्स पर्पस, ऐसा तो नहीं। उसमें तो बोला जा रहा है कि हाँ इट वाज इफेक्टिव, ठीक है, ये बात तो इवेंटफुल कहा जा रहा है ना, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था इवेंटफुल, ठीक है, सो इट इज इवेंटफुल, ये बात सही है। तो दैट मीन्स दैट इट सर्व्ड इट्स पर्पस, ये बात सही है। वॉज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन, ओके, ये तो बात सही है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक इंटरेक्शन का तो एक प्लेटफॉर्म था ही, क्योंकि इंटरेक्शन कैसे करते थे, यहाँ पे अपने जो को वर्किंग मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर वो इंटरेक्शन करते थे किसी कॉमन टॉपिक को लेके। सो दैट वाज अ वेरी एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे अपने कई अगर उनके डिजाइन्स में किसी अगर उनके फॉर्मूलाज में कुछ अगर उनका कमी रह जा रहा था, ओके, सो दैट वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड कम एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो दैट वाज अ वेरी एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म, ये बात सही है। सो दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग्स वेयर jeopardized by every member flinging accusations at each other। ऐसा तो कहीं बात नहीं हो रहा है कि they used to accuse each other, ऐसा तो कहीं बात नहीं हो रहा है, this is totally wrong। तो क्या सही है, 1 और 2 सही है, ओके, तो 1 और 2 कहाँ पे आपका, ऑप्शन सी में, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द ऑथर सेलेक्टेड द 5 पांडवास बिकॉज। तो बोल रहा है कि जो ऑथर हैं वो 5 पांडवास को क्यों सेलेक्ट करते हैं, तो 5 पांडवास को सिलेक्ट करने के लिए एक रीजन भी बताया गया है, ठीक है, तो वो रीजन क्या रहा है उसको हमें बताना है, ठीक है। और 5 पांडवास किनको कहा जा रहा है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं को 5 पांडवास कहा जा रहा है, ठीक है। तो 5 पांडवास के बारे में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। दे हैड एग्जाम्पलरी पॉजिटिव थिंकिंग इन ट्रेड्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है, ही हैड फेथ इन देयर कैपेसिटी टू मीट अनफोर्सीन चैलेंजेस। हाँ, अगर वो फेथ नहीं रखेंगे अपने एम्प्लॉयज में, अपने जो साइंटिस्ट्स हैं, अगर उनके अंदर उनकी कैपेसिटी के ऊपर अगर उनको फेथ नहीं होगा, सो हाउ आर दे गोइंग टू मीट द अनफोर्सीन चैलेंजेस, कैसे वो फेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसे चीजें जो ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं,
but there are also some situations, there are also some unforeseen challenges that will be arising in the future. So how are they going to deal with them until and unless they have faith? Okay, so ये तो होना जरूरी है, ये भी सही बात है. नेक्स्ट क्या है, he wanted the Pandavas to grow from the difficulties that could pose ahead. ये कौन सा बात हो गया, ये तो नहीं समझ में आ रहा. he wanted the Pandavas to grow from the difficulties. difficulties से grow कैसे करोगे आप, ऐसा तो कहीं भी बात नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, 1 and 2 ही सही दिख रहा है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ओके, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ प्रोडक्टिव लीडर शुड हैव द फॉलोइंग ट्रेट्स. तो उनके अंदर क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए एक प्रोडक्टिव लीडर के अंदर में. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये तो पैसेज में भी क्लियरली लिखा हुआ है, पैसेज के स्टार्टिंग में. ठीक है, कि व्हाट मेक्स अ प्रोडक्टिव लीडर यहाँ पे है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन माय ओपिनियन अ प्रोडक्टिव लीडर मस्ट बी वेरी कंपिटेंट इन स्टाफिंग. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा क्या है, ही शुड कंटिन्यूअली इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड ओके इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. ही मस्ट बी अडेप्ट एट डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये होना चाहिए. ठीक है, तो ये 3 चीज है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है मेंशन. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है शुड हैव एन ओपन माइंड इनेबलिंग हिम टू टैकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम न्यू एवेन्यूज. ठीक है, ये तो बात किया ही जा रहा तीसरा सेंटेंस में. ठीक है, दैट हर तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, टैकल करने का उनके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए. एंड ही शुड हैव एन ओपन माइंड टू इट. तो ये बात सही है. नेक्स्ट क्या है, शुड रिक्रूट ग्रेटर नंबर ऑफ यंग पीपल एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना यंग ब्लड. यंग ब्लड किनको बोला जा रहा है, जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनको ही बोला जा रहा है. ठीक है, ओके. और नेक्स्ट क्या है, शुड बी अडेप्ट एट हैंडलिंग इट्स हिज सबऑर्डिनेट्स. ओके, तो हैंडलिंग हिज सबऑर्डिनेट्स के बारे में जो कहा जा रहा है. ठीक है, तो हाँ, अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. अच्छा, इसमें एक हमने गलती कर दिया ना. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो सेकंड जो हमारा जो सेंटेंस है. ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस है इसमें बोल रहा है टू रिक्रूट ग्रेटर नंबर ऑफ यंग पीपल. ठीक है, एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल. तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात तो नहीं हो रही है, एज ओल्ड पीपल के रिगार्डिंग तो कुछ बात नहीं कहा जा रहा है. ठीक है, इसमें तो सिर्फ यही कहा जा रहा है टू दैट ही शुड रिक्रूट यंग ब्लड. ये तो नहीं कहा जा रहा है कि ओल्ड पीपल को कम रिक्रूट करना चाहिए और न्यू पीपल को ज्यादा ही रिक्रूट करना चाहिए. तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना. ठीक है, ये हमने मिस आउट कर दिया था, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 जो है हमारा तो गलत हो जा रहा है. तो 1 and 3 यही तो होगा हमारा. ठीक है, और 1 और 3 हमें कहाँ दिख रहा है, इट इज इन this 1 and 3. okay, so this is your correct answer. okay, option A is your correct answer. okay, अब हम चलते हैं पैराजम्बल्स के सेट 1 की तरफ. ठीक है, तो पैराजम्बल का सेट 1 में क्या बोला है, पहले इसको हम पढ़ के और समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजम्बल्स. ओके, सो द फर्स्ट सेट सेज द होल यूनिवर्स इज एज वी आर. ठीक है, तो ये यूनिवर्स से रिलेटेड बात कर रहा है कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, इज एज वी आर, हमारे जैसा ही है. ठीक है, बिकॉज विदाउट ह्यूमन माइंड देयर वुड बी ओनली क्वांटम सूप बिलियंस ऑफ रैंडम सेंसरी इंप्रेशंस. ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, ड्राइंग गंदा है, इसको समझिएगा. ठीक है, तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन का क्या काम होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स से, ठीक है, वो क्या करता है, आपका सेंसरी इंप्रेशंस लाके ब्रेन को देता है. ठीक है, और जो ब्रेन क्या करता है, उन सेंसरी इंप्रेशंस को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. ठीक है, यही तो काम होता है ब्रेन का ना. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट ह्यूमन ब्रेन, अगर ह्यूमन का माइंड नहीं होता, या माइंड को ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर ह्यूमन ब्रेन नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होता, बॉडी क्या होता हमारा, इट वुड बी लाइक अ क्वांटम सूप. क्वांटम सूप क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज बिलियंस ऑफ रैंडम सेंसरी इंप्रेशंस. ठीक है, तो क्या होता है बॉडी में, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई टच करता, फील करता, तो आपको क्या, आपको फील तो होता है. ठीक है, कि क्या है, मगर वो ब्रेन उसको क्या करता, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि वो किस टाइप का टच है. ठीक है, वो किस टाइप का है, किसी ने चूटी काटा है, वो चूटी है या कुछ और है, या किसी ने मारा है. ठीक है, तो उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाता. सो दैट इज वाई ह्यूमन माइंड के बारे में ये कहा जा रहा है. ठीक है,
कि इट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि विदाउट ह्यूमन माइंड हमारा बॉडी किस तरीके का होता है, इट वुड बी लाइक अ क्वांटम सूप, बिलियंस ऑफ रैंडम सेंसरी इंप्रेशंस। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, ही इज रियल एज दे आर, ही इज रियल एज दे आर, ठीक है, बट जस्ट एज एल्यूसिव, ठीक है। तो ये किस चीज को बोल रहा है, ही किसको बोल रहा है, ये तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ही किसके बारे में कहना चाह रहा है, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, एंड कह रहा है इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब होता है somebody who is not easy to catch, ठीक है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, yet thanks to the mind brain, ठीक है। तो माइंड ब्रेन को क्या बोला जा रहा है, थैंक किया जा रहा है, ठीक है। दे आर थैंकिंग द माइंड ब्रेन, माइंड और ब्रेन मतलब माइंड और ब्रेन को एक ही तरीके से हम समझ सकते हैं, सेम, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। सो ही इज थैंकिंग द ब्रेन, वी रिकॉग्नाइज दैट encoded into the swirling cosmos are the most valued things in existence, form, meaning, beauty, truth and love. ओके, तो इनको क्या बताया जा रहा है कि ब्रेन को थैंक इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ब्रेन के वजह से ही हम उनको क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनको हम क्या कर पाते हैं, एनकोड कर पाते हैं, ठीक है, कि वो जो इंप्रेशन है, जो सेंसरी इंप्रेशंस है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसी के ब्रेन के वजह से ही हम उनको इनकोड कर पाते हैं, ठीक है, कि किस फॉर्म में है, क्या मीनिंग है, ब्यूटी है या ट्रूथ है या लव है, ठीक है। इसको हम ब्रेन की वजह से ही हम इनकोड कर पाते हैं। ओके, तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या बोल रहा है, दीज आर द रियलिटीज, ठीक है। तो ये दीज किसको बोला जा रहा है, अभी तक हमें क्लियर नहीं है, और बोल रहा है दीज आर द रियलिटीज द ब्रेन इज रीचिंग फॉर व्हेन इट रीचेस फॉर गॉड। अच्छा, ये गॉड से रिलेटेड बात है ना, ठीक है, गॉड से रिलेटेड ये टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट स्टार्टलिंग कंक्लूजन ऑफ आवर न्यू मॉडल इज दैट गॉड इज एज वी आर। ओके, गॉड वैसे ही है जैसे कि हम हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। गॉड इज एज वी आर मतलब कि जैसा गॉड है उस तरीके से हम भी हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ किससे पता चलता है, हमारे न्यू मॉडल से पता चलता है, उससे जो कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करते हैं उससे हमें पता चलता है कि गॉड इज एज वी आर। ओके, अच्छा, ठीक है। अब तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं दो चीज से रिलेटेड बात हो रहा है, एक तो ब्रेन से रिलेटेड बात हो रहा है आपका, और दूसरा चीज किससे रिलेटेड बात हो रहा है आपका, गॉड से रिलेटेड बात हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम गॉड और ब्रेन के बीच में हम एक सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम खोजने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, और ब्रेन का क्या पर्पस है, ठीक है, या ब्रेन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हम कैसे परसीव करते हैं, इसी चीज से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा ब्रेन एंड गॉड, दीज आर द टू थिंग्स दैट आर सेंट्रल टू द थीम ऑफ दिस पैसेज। ओके, चलिए अब हम सोचते हैं कि इसका फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट को फाइंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो, बिकॉज दिस इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। भले ही देखने में छोटा छोटा दिख रहा है, मगर इसको आप अगर फाइंड आउट करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने का कि इसका सही सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द होल यूनिवर्स इज एज वी आर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो ये तो हमें एक तो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड बात दिख रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेकंड, ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में ही है, ये तो डिफाइंड नहीं है कि ये ही किसको बोला जा रहा है, ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, येट है, तो येट से तो आपका स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दीज है, दीज किसको बोला जा रहा है, ये हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। अब बचता है हमारा ए एंड ई, ठीक है, ए एंड ई ऑप्शन। और ए में क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रेन है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात किया जा रहा है, ठीक है, कि विदाउट ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ओके, तो क्या होता, देयर वुड बी ओनली क्वांटम सूप, बिलियंस ऑफ रैंडम सेंसरी इंप्रेशन, सिर्फ यही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन इंप्रेशंस को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेन का बहुत ही ज्यादा यूज है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है द मोस्ट स्टार्टलिंग कंक्लूजन ऑफ आवर न्यू मॉडल इज दैट गॉड इज एज वी आर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि गॉड इज एज वी आर,
ओके, मतलब गॉड और ब्रेन को कहीं ना कहीं हम उसको जोड़ के देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम एक तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गॉड जो है वो हम हैं, हम अपने आप को ऐसे सर्कल में डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो गॉड कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है और हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रेन भी कहीं ना कहीं हमारा हमसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन हो गया और गॉड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जो आपका कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये हम ही से तो कंपेयर कर रहा है। अच्छा, ये एज वी आर जो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें ई में ऑप्शन में जो लास्ट में लिख रहा है गॉड इज एज वी आर, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पहले सेंटेंस में भी क्या दिख रहा है, द होल यूनिवर्स इज एज वी आर, ठीक है। तो यूनिवर्स को भी क्या बताया जा रहा है कि इट इज सेम एज वी आर, ठीक है। तो यूनिवर्स को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये ब्रेन नहीं होगा, यहाँ पे यूनिवर्स होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स को और गॉड को हम अपने ब्रेन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यही तो दिख रहा है हमें, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है, द होल यूनिवर्स इज एज वी आर, मतलब एक जगह बताया जा रहा है कि गॉड इज एज वी आर और दूसरी जगह बताया जा रहा है द होल यूनिवर्स इज एज वी आर। तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ा होगा, तो अगर ये बताया जा रहा है कि ए इज बी एंड बी इज सी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज सी, ऐसा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से तो हम इससे ऐसा कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हैं कि जो यूनिवर्स है इट इज सेम एज गॉड, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ई और ये तो हमारा रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बात आता है कि इसमें पहला कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपका जो एम है इसमें तो दिख रहा है क्या हमें कि इसमें बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन माइंड ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे जो न्यू मॉडल का जो बात हो रहा है, पहले इसको हम बताएंगे या उसको बताएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम न्यू मॉडल को हम बताएंगे कि ये न्यू मॉडल क्या कह रहा है। ये न्यू मॉडल क्या कह रहा है, दैट गॉड इज एज वी आर, यही तो कह रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक, बिकॉज काफी अच्छे से मैंने इसको डिकोड किया है, ठीक है। तो ये जो न्यू मॉडल है इससे क्या बताया जा रहा है, गॉड इज एज वी आर, ठीक है। और हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि ई और ए दोनों आपका इंटरलिंक्ड है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी एज वी आर का यूज किया जा रहा है, यूनिवर्स को बताया जा रहा है दैट यूनिवर्स इज एज वी आर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन अलग अलग तो करेगा नहीं, जब भी करेगा तो साथ में ही करेगा ना, तभी तो कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा आपका डेफिनेटली, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है दैट विदाउट ह्यूमन माइंड देयर वुड बी ओनली क्वांटम्स टू बिलियंस ऑफ रैंडम सेंसरी इंप्रेशंस, ठीक है। ओके, सहमत है इस बात से, ठीक है। येट थैंक्स टू द माइंड एंड ब्रेन, जो आपका सी में दिख रहा है, ठीक है, वी रिकॉग्नाइज दैट इनकोडेड इनटू द स्वर्लिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो डैट इसमें जो यूज किया गया है ऑप्शन सी में, जो आपका जो ऑप्शन सी में जो डैट है, ये डैट किसको कहा जा रहा है? ये आपको बोला जा रहा है सेंसरी इंप्रेशंस को ही कहा जा रहा है, ठीक है, कि वी रिकॉग्नाइज दीज सेंसरी इंप्रेशंस इनकोडेड इनटू द स्वर्लिंग कॉस्मोस एज मोस्ट वैल्यूड थिंग्स इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स को बोला जा रहा है डैट, ठीक है। और उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि येट थैंक्स टू द माइंड एंड ब्रेन वी रिकॉग्नाइज दैट, दैट मतलब द सेंसरी इंप्रेशंस that are encoded into the swirling cosmos are most valued things in existence। फॉर्म है, मीनिंग है, ब्यूटी है, ट्रूथ है, लव है, मतलब ये जो सेंसरी इंप्रेशंस है, ठीक है, तो ये जो सेंसरी इंप्रेशंस है वो क्या है, वो इन्हीं चीजों को बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या हम देख रहे हैं आगे, ठीक है, सेंसरी चीजें क्या है वो तो हमें पता चल गया, फॉर्म है, मीनिंग है, ब्यूटी है, ट्रूथ है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास बचता है बी एंड डी। तो अच्छा, ये तो सी तो हमारा थर्ड हो गया ना, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हमने पता चल गया कि सेंसरी इंप्रेशंस को डैट के तौर पर हमें यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। ओके, ही इज रियल एज दे आर बट जस्ट एज एलुसिव, तो ये ही किसको बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये तो गॉड को बोला जा रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ से अगर हम बी पे जाएंगे तो ये तो हमें कहीं से भी हमें सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ही तो नहीं होगा। अब यहाँ पे डी में क्या दिख रहा है कि these are the realities the brain is reaching for when it reaches for God, ठीक है। तो ये जो these है, ये these किसको बोला जा रहा है, ठीक है, these are the realities, ये जो these are the realities है, ये जो realities हैं, ठीक है, these realities जो हैं ये किसको बोला जा रहा है,
ये बोला जा रहा है इन्हीं सब चीजों को, फॉर्म को, मीनिंग को, ब्यूटी को, ट्रूथ को एंड लव को, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रियलिटीज द ब्रेन इज रीचिंग फॉर व्हेन इट रीचेस फॉर गॉड। अगर हम भगवान के बारे में अगर हम प्रार्थना करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि उनका क्या फॉर्म होगा, उनका गॉड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड गॉड, गॉड एक्चुअल में क्या है एंड व्हाट इज लव, ये सब चीज को हम सर्च करते हैं, ठीक है। वी रीच आउट फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को बोला जा रहा है कि दीज आर द रियलिटीज, ठीक है। तो द ब्रेन इज रीचिंग फॉर, ठीक है। तो इन्हीं रियलिटीज को क्या कर रहा है ब्रेन जो है उनको खोज रहा है, ठीक है। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया हो कि ये सी और डी कैसे इंटरकनेक्टेड है। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ स्टेटमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गॉड की बात हो गई, व्हेन इट रीचेस फॉर गॉड। डी में तो बात हो गया कि गॉड के लिए हम रीच करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जा रहा है ही इज रियल एज दे आर बट जस्ट एज एल्यूसिव, ठीक है। तो गॉड को ही क्या बोला जा रहा है, ही इज रियल एज दे आर बट जस्ट एज एल्यूसिव। एल्यूसिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं है तो जरूर, मगर वो हमें दिखते नहीं, वो हमेशा हमसे छुप जाते हैं या हमसे भाग जाते हैं या हमसे छिप के रहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, ओके। सो दैट इज व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड एल्यूसिव, ठीक है। तो आखिर इसमें हमारा ये तो फिफ्थ हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है हमारा, ई है, ए है, सी है, डी है एंड बी है, ठीक है, ओके। तो भले ही देखने में छोटा है मगर ये बड़ा धमाका है, ठीक है। इसको हमें बहुत परेशानी हो गई है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा एक साथ। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो विल मिस आउट ऑन दैट, ओके। इसका सीक्वेंस को हम मिस आउट कर देंगे। जैसे कि हमारा डैट था, तो डैट किस चीज को बोला जा रहा है ये क्लियर नहीं होगा अगर हम ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ने से पहले ही हमें पता चला है कि डैट जो है किसको बताया जा रहा है, सेंसरी इंप्रेशंस को बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक रियलिटीज है, ये रियलिटीज किनको बोला जा रहा है, फॉर्म, मीनिंग, ब्यूटी, ट्रूथ एंड लव, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था इस पैसेज को लेके, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ओके। सो लेट्स अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ओके। क्या बोल रहा है इसको पहले हम पढ़ते हैं और इसका हम पहले सीक्वेंस को समझते हैं, सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोल रहा है दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? फार फ्रॉम ट्रू मतलब दिस इज नॉट ट्रू और दिस इज फॉल्स। इसको यही कह सकते हैं, दोनों चीज सेम ही है, दोनों चीज तो सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, मगर ये दिस क्या है, ये दिस क्या है ये हमें पता नहीं, ठीक है। चलिए किसको बोला जा रहा है ये तो हमें क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं। इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ टू बिलीव दैट नेचर इज सेट अप टू बी रैंडम एंड chaotic, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ टू बिलीव दैट नेचर इज सेट अप टू बी रैंडम एंड chaotic। तो मॉडर्न लाइफ में जो लोग हैं उनका सोच किस टाइप से है, दैट नेचर किस तरीके से है, इट इज रैंडम एंड इट इज chaotic, यही तो कहना चाह रहा है, ठीक है, ओके। ये इट है, ये इस इट किसके बोला जा रहा है ये हमें क्लियर नहीं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे इट क्लियर है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इट किसको बोला जा रहा है, ये मॉडर्न लाइफ को ही कहा जा रहा है। दैट मॉडर्न लाइफ इज टिपिकल बिकॉज नेचर इज सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, ओके, मॉडर्न लाइफ के वजह से ही, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट यही होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ये इसी सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया गया है ना, इट किसको बोला जा रहा है, इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एज वन स्पिरिचुअल टीचर wisely put it, the material world is infinite but it is a boring infinity, the really interesting infinity lies beyond, okay। तो क्या बताया जा रहा है, as one मतलब ये कनेक्टर का यूज किया गया as, ठीक है। as one spiritual teacher wisely put, एक स्पिरिचुअल टीचर इसको wisely put करते हैं किस तरीके से, that material world is infinite, ठीक है। material world मतलब जो मटेरियल रियलिटी है उसी को कहा जा रहा है मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड इज इन्फिनाइट बट इट इज अ बोरिंग इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनाइट तो है मगर ये बहुत ही बोरिंग है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है द रियली इंटरेस्टिंग इन्फिनिटी लाइज बियॉन्ड। तो मटेरियल रियलिटी से बियॉन्ड जो है वो रियल क्या है,
इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो आपका इस बोरिंग इन्फिनिटी से ऊपर है, ठीक है, इसके बियॉन्ड है, यही बताना चाह रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, लाइफ लुक्स मीनिंगलेस व्हेन यू हैव वर्न आउट ओल्ड रिस्पॉन्सेज, ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो हमें लाइफ मीनिंगलेस कब दिखने लगता है, व्हेन यू आर वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज, जब हम पुरानी चीजों को करते करते, रिस्पॉन्सेज को चेक करते करते हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन लाइफ लुक्स मीनिंगलेस टू अस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, टू ब्रिंग गॉड बैक, टू ब्रिंग गॉड बैक कहां से लाना चाह रहे हैं नहीं पता। वी हैव टू फॉलो न्यू इवन स्ट्रेंज रिस्पॉन्सेज वेयर एवर दे लीड अस, ओके। तो ये गॉड से रिलेटेड ही यहाँ पे भी इस पैसेज में भी बात हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि हमें इसमें पता चल रहा है कि ये भी कुछ ना कुछ आपका गॉड से रिलेटेड ही आपका बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, गॉड से रिलेटेड बात है, मतलब गॉड इज सेंट्रल टू द थीम, गॉड के बारे में डी और ई में बात हो रहा है, क्लियर, ठीक है। ओके, तो डी और ई में क्लियर दिख रहा है, ओके। एंड इसमें एक नेचर से भी रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, ओके, नेचर से भी रिलेटेड बात हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो इसको पहले हम डिकोड करते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, ठीक है, तो ये दिस इज, ये किसको फॉल्स बताने की कोशिश कर रहा है, ये तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है। सो दिस कैन नॉट बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके, ये तो क्लियर होगा आई गेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो ये इट का यूज किया है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एज का यहाँ पे यूज किया गया, तो एज तो आपको एज अ कनेक्टर यूज किया गया है, ठीक है, तो ये किसी सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो ये भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ओके, डी है आपका, तो डी में क्या दिख रहा है, लाइफ लुक्स मीनिंगलेस व्हेन यू हैव वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड, ठीक है, तो वर्जन्स ऑफ गॉड्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इसको बता रहा है कि लाइफ जो है हमें मीनिंगलेस दिखता है, ठीक है, मगर क्यों मीनिंगलेस दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज बिकॉज यू हैव वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज, ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये किसी चीज का आंसर करने का तरीका है या एग्जांपल देने का तरीका है, ठीक है, तो ये क्योंकि एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है इसीलिए ये फर्स्ट तो हमारा नहीं हो सकता है। ओके, टू ब्रिंग गॉड बैक, तो अगर टू ब्रिंग गॉड बैक कहां से वापस लाना चाह रहा है, ये तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, सो ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो हमें दिख रहा है कि इसमें से तो कोई भी हमें फर्स्ट नहीं दिख रहा है, इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से तो हमें कोई भी फर्स्ट सेंटेंस तो दिख नहीं रहा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, एक थोड़ा सा डी लग रहा था मगर डी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आखिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है हमें ये सोचना है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ टू बिलीव दैट नेचर इज सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, ठीक है, तो नेचर के बारे में बताया जा रहा है दैट इट इज सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, ठीक है। तो ये इट है, मगर यहाँ पे तो ये इट है फिर भी ये फर्स्ट क्यों है, बिकॉज इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये मॉडर्न लाइफ का के वजह से ही ऐसा लोग बिलीव करते हैं नेचर के बारे में दैट इट इज सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये इट के वजह से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अब इसका क्या हो सकता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो एज अ स्पिरिचुअल टीचर ये तो सही नहीं लग रहा है, लाइफ लुक्स मीनिंगलेस, यहाँ पे तो गॉड के बारे में डायरेक्ट बात तो नहीं करेगा, और ई में भी गॉड के बारे में बात है, तो ए में दिख रहा है क्या, दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कथन कहा जा रहा है बी में कि इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ दैट पीपल बिलीव दैट नेचर इज सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, ठीक है, मगर इसमें बोला जा रहा है दिस इज नॉट ट्रू, तो ये दिस किसको बोला जा रहा है, ये जो आपका जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये जो नीचे जो दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इट इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो इसी चीज को बोल रहा है दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, मतलब ये सत्य नहीं है ये जो कहा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये दिस किसके लिए यूज किया गया है। ओके ओके, अब हमारा सब चीज में आपका सिर्फ सी को छोड़ के हमारा डी और ई में गॉड से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं गॉड को तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि गॉड को कौन से ऑप्शन को हमें चूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये एज वाला जो है आपका ये तो किसी सेंटेंस का
कंटिन्यूएशन है, इसका सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, ये इट इज नॉट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये जब भी आएगा तो किसी से सेंटेंस से लग के ही आएगा, ठीक है। तो ये तो सी तो नहीं हो सकता डेफिनेटली थर्ड, ठीक है, और डी और ई में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है टू ब्रिंग गॉड बैक, तो कहाँ से वापस लाना चाह रहा है ये तो अभी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है लाइफ लुक्स मीनिंगलेस व्हेन यू हैव वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज एंड ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड। तो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि व्हाई इज इट सेइंग दैट लाइफ लुक्स मीनिंगलेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप के बारे में बात किया जा रहा था बी में कि दैट मॉडर्न लाइफ इज बिलीव दैट नेचर टू बी रैंडम एंड chaotic, ये कहा जा रहा है। तो ये आपका डिप्रेसिंग टाइप का वर्ड्स इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यू हैव वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज, यू हैव बीन वर्न आउट ऑफ ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है दैट नेचर इज टू बी कंसिडर्ड टू बी सेटअप टू बी रैंडम एंड chaotic, इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ये आपका थर्ड सेंटेंस होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये आपका इस सेंटेंस को कहा जा रहा है कि ये सत्य नहीं है ए में, और इसके बारे में फिर बोला जा रहा है ये क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लाइफ लुक्स मीनिंगलेस, इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास बचता है सी और ई। ओके, अब सी और ई में क्या होगा तो इसको हम देखते हैं। तो अगर थर्ड सेंटेंस में अगर हमें दिख रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि लाइफ लुक्स मीनिंगलेस एंड यू हैव वर्न आउट ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज, ओल्ड रियलिटीज एंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो ई में दिख रहा है क्या, टू ब्रिंग गॉड बैक, ठीक है। तो अगर हम गॉड को अगर फिर से हम वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है कि ओल्ड रिस्पॉन्सेज और ओल्ड रियलिटीज की वजह से लाइफ हमें मीनिंगलेस दिख रहा है, तो अगर लाइफ में मीनिंग लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉड को वापस लाना पड़ेगा, और इसीलिए कहा जा रहा है टू ब्रिंग गॉड बैक, टू ब्रिंग गॉड बैक इसीलिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि गॉड को वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो न्यू एंड इवन स्ट्रेंज रिस्पॉन्सेज वेयरएवर दे लीड अस, जहां भी हमें ये लेके जाते हैं, जहां भी हमें ये लीड करते हैं, ठीक है। ओके, और इसमें फिर फिफ्थ में बताया जा रहा है, ये सी तो हमारा फिफ्थ हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसमें बताया जा रहा है एज वन स्पिरिचुअल टीचर वाइजली पुट इट, द मटेरियल वर्ल्ड इज इन्फिनाइट but it is a boring infinity, the real interesting infinity lies beyond, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है, ठीक है। सो ये आपका डेफिनेटली फिफ्थ होगा। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कंक्लूजन में पहुंचे कि कौन पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है आपका, ठीक है। इसमें ईजी नहीं है फाइंड आउट करना कि पहला क्या है या दूसरा क्या है या लास्ट क्या है, ये ईजी नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका क्या सीक्वेंस होगा सही, तो सही सीक्वेंस है बी ए डी ई एंड सी। ओके, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं तो वो किस तरीके से हमने कंक्लूजन को हम, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.